कल आप लोगों का टेस्ट किए थे, उसका कुछ क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, आप लोगों को उसका आंसर हम बता रहे हैं, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? तो उदयन लिख लीजिए। उदयन जो है आपको हर्यक वंश का राजा था। अगला है, कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है? तो पटना का। महाशिला कंटक तथा रथमुसल का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा अजात शत्रु ने किया था इसका प्रयोग। और याद रखिएगा बज्जी संघ को हराने के लिए इन्होंने इस हथियार का क्या किया था? प्रयोग किया था। और गौरतलब है कि इसी युद्ध में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो मकलीपुत्र गोसाल थे उनकी हत्या हो गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया भी हुआ है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लिख लीजिए मकलीपुत्र गोसाल। आगे लिखिएगा कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी का। अगला है, कुमार देवी के पति कौन थे? तो याद रखिएगा इसका है चंद्रगुप्त प्रथम। आगे है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के टाइम में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा राजगृह में किया गया था 483 बीसी में, और महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु 483 बीसी में ही हुआ था। आगे है, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला है कि मौर्य वंश का स्थापना कब किया गया? तो 322 बीसी में। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था? तो इसके माता का नाम था मूरा। आगे नंबर है 14 नंबर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो लिख लीजिएगा महापद्मानंद। आगे लिख लीजिएगा कि नंद वंश का स्थापना कब किया गया था? तो नंद वंश का स्थापना 344 बीसी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 15, 16 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धानानंद था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का राजा कौन थे? तो याद रखिएगा धानानंद ही थे। अच्छा, एक बात यहाँ पे एक और चीज़ बता दें कि नंद वंश का जो अंतिम शासक धानानंद था, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नंदिनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराने के बाद इनके काफ़ी इतिहास में चर्चा मिलती है कि इनसे प्रेम विवाह वगैरह सब कुछ था, संबंध था, लेकिन कुछ इतिहासकार इनको पत्नी मानते, कुछ नहीं भी मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के भारत पर आक्रमण ये हो गया। अगला चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी कौन थी? तो याद रखिएगा इस पत्नी के बारे संबंध में भी अभी भी चर्चा किए थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक पत्नी के बारे में इतिहास में लिखा गया है कि उसकी एक पत्नी का नाम था दुर्धरा, जो उसके बचपन की मित्र थी, दोस्त थी, उन्होंने उससे शादी किया था। दूसरी जो उन्होंने शादी किया था तो सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर वही है जो सिकंदर का राजदूत था, ठीक है, जो भारत में जो है मगध में खास करके टैक्स वसूलने का कार्य करते थे। और इन्हीं से जो है उन्हीं की जो पुत्री थी हेलेना, है ना, उनसे भी उनकी शादी हुई थी। और तीसरी पत्नी के बारे में आपको अभी भी बोला है, नंदिनी थी उनकी। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो जैन मुनि भद्रबाहु ने। अगला है, बिंदुसार के माता और पिता कौन थे? तो देखो यही बिंदुसार, अभी अभी हमने बात किया था, दुर्धरा। दुर्धरा जो है इसी की माता थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी थी। और इनके बिंदुसार के पिता कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, बिंदुसार मगध का शासक कब बना? तो याद रखिएगा इसका कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस धर्म को मानते थे? तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे ये। नेक्स्ट है, अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो आपको पता होगा अशोक के बड़े भाई का नाम था सुसीम। चलिए इसके बारे में कुछ हम बताते हैं। तक्षशिला में याद रखिएगा 2 बार विद्रोह हुआ था जब जो है बिंदुसार कहा था मगध का राजा था। तो पहली बार जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है, और दूसरी बार जो विद्रोह होता है तो बिंदुसार ने अशोक को भेजता है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही खूंखार और बहुत ही मतलब इनका भय था वहाँ पे, और इनके नाम से ही वहाँ पे दंगे शांत हो गए थे। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, विष्णुगुप्त के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त के नाम थे, आप लोग लिख लीजिए, चाणक्य, और दूसरा था आपको विष्णुगुप्त था ही, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। याद रखिएगा ये इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को धानानंद को हराने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो 26 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, देखिए ये 26 से 32 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से पढ़िएगा। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था, किसने किया था? तो याद रखिएगा इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो मेगास्थनीज है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझा देते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको, तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और हराने के बाद उसकी बेटी से जो है क्या किया था, विवाह किया था, जिसका नाम हेलेना था। उसके बाद दहेज स्वरूप जो है इनको जो है ये एक तरह से बहुत बड़े इतिहासकार थे मेगास्थनीज, ये इसके राज दरबार में रहते थे। किसके राज दरबार में, तो सेल्यूकस निकेटर के। इन्होंने इसको मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेज दिया था इनके विवाह के साथ ही। चलिए नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक अभी अभी बोले कौटिल्य, इसी का नाम चाणक्य भी है और इसी का नाम विष्णुगुप्त भी है। चलिए अगला है मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। अगला है मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक। अगला है कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका भी कालिदास। और अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक लेखक कौन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपको कालिदास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आप लोग को भी दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए देखिए लिखिए इसका आंसर 33 है, लिख रहे हैं ना सब लोग। चलिए नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने, और अशोक मौर्य वंश का शासक था। चलिए कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 BC में हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया था। चलिए अगला है अशोक के कुल कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं, देखिए अशोक के कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए। वैसे आपको इसके बारे में बता दें, अशोक के टोटल 40 शिलालेख टोटल 40 लेख अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 14 शिलालेख है, 6 स्तंभ लेख है और 3 जो है गुहा लेख है। आप लोगों को क्लास में बताए थे गुहा लेख क्या होता है और शिलालेख और स्तंभ लेख क्या होता है। और बताया जाता है कि स्तूप के बारे में भी बताया जाता है, तो अशोक लगभग जो है 84,000 शिलालेख जो है इन्होंने बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट है 36 नंबर, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट है मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए मत्स्य पुराण में। और देखिए पुराणों की संख्या कुल 18 है और 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। चलिए आगे है अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम क्या है, के उसमें छूट गया है दोस्तों। अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम क्या है, तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। आपको पता होगा कि इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका जो है धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चलिए आगे है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखा गया, तो अशोक के शिलालेख जो है हालांकि तीन लेखों में लिखा गया, 3 भाषा में। पहला ब्राह्मी लिपि में, दूसरा खरोष्ठी लिपि में और तीसरा अरमाइक लिपि में। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था और खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था और अरमाइक लिपि नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है ये, बिंदुसार के समय यूनान का कौन सा राजदूत मगध आया था। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। बिंदुसार जब मगध का राजा था तो यूनान का राजा एंटियोकस था और उसी का एक राजदूत था जिसका नाम था डायमिकस, वो मगध आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला है 42, मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन आया, तो इसका आया था शुंग वंश का। आगे लिख लीजिए क्वेश्चन का आंसर, मौर्य वंश के समय गुप्तचर को क्या कहा जाता था, संस्था और समिति। ये याद रखिएगा, मौर्य वंश के 2 गुप्तचर व्यवस्था थी, इन्हीं से जो है मौर्य वंश का जो है शक्ति के बारे में पता चलता है कि बहुत ही जटिल और एक बहुत ही खुफिया तरीके से इसका कार्य होता था। चलिए नेक्स्ट है 44 हो गया है 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगति हुआ था, तो याद रखिएगा अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। चलिए बौद्ध संगति के बारे में कुछ बताते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात 483 BC में पहला बौद्ध संगति हुआ था, जो किसके समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति 383 BC में हुआ था, जो कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ था, जो 254 BC में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम में हुआ था, समय में हुआ था, जो आपको कहाँ हुआ था, तो ईसा के प्रथम शताब्दी में। और कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक था मगध पे, तो 78 BC से 102 के बीच में, तो इसी में कभी हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन 45 नंबर। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि चौथा बौद्ध संगति हुआ कहाँ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ले लीजिएगा कुंडलवन कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर, अंतिम बौद्ध संगति कब और कहाँ आयोजित हुई थी, देखो अभी इसका आंसर मिल ही गया आपको, जम्मू कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे देखिएगा, सर्च कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अमित्र घात के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 48 नंबर, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का स्थापना कब किया गया था? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का स्थापना कब किया गया? तो याद रखिएगा कब किया गया, तो 275 बीसी में। कभी कभी कहीं कहीं पर 240 भी लिखा रहता है, लेकिन 275 बीसी है। चलिए नेक्स्ट है घटोत्कच गुप्तवंशी के पिता कौन थे? यानी घटोत्कच, देखिए ये यहाँ पे गुप्तवंशी इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक महाभारत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एक घटोत्कच आते हैं, जो आपको वो महाभारत वाले घटोत्कच जो है वो आपको भीम और इसका क्या नाम है उसका, जो हिडिम्बा थी, हिडिम्बा का बहन हिडिम्ब, उसी का ये क्या था, बेटा था। लेकिन यहाँ पे दूसरा गुप्तवंशी है, इसका है, इसके जो पिता थे कौन थे? श्रीगुप्त ही थे। आगे है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो चलिए यहाँ पे एक इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे तुलना कुछ गलत है। तुलना इतिहासकारों ने ऐसे किया है कि बताया गया है कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है, जो कि तुलना क्या है, गलत है। जबकि समुद्रगुप्त, जो कि इसलिए हम गलत कह रहे हैं क्योंकि समुद्रगुप्त का जो काल है नेपोलियन से 1400 साल पहले था, तो बड़े की तुलना छोटे से करना उचित का नहीं सही प्रतीत होता है। ऐसा होना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि नेपोलियन जो है यूनान का समुद्रगुप्त है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 55, समुद्रगुप्त की तुलना यूनानी शासक से किसने किया? तो याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ ने इसका तुलना किया था। आगे लिखिएगा 56 नंबर, किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो याद रखिएगा गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? गुप्त शासकों ने। रामगुप्त की हत्या किसने किया था? तो चलिए रामगुप्त का हत्या इसी का भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अच्छा क्यों किया था? रामगुप्त बहुत ही अयोग्य शासक था, इन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सख्त शासकों से हार करके दान में दे दिया था ताकि जान इसका बच जाए। तो इसी को देखते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और अपना रूप बदल करके कहाँ चला जाता है? उस सख्त शासक के पास, और सख्त शासक की भी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हुनों को सर्वप्रथम किसने परास्त किया था? याद रखिएगा एशिया ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी हुनों को आज तक किसी ने परास्त नहीं किया था, जबकि स्कंदगुप्त ने सबसे पहले हुनों को परास्त किया था। आगे है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का भी उपाधि दिया जाता है। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा शक संवत का शुरुआत जो है आपको किसने किया था? तो कनिष्क। कितने में? 78 ईस्वी में। चलिए आगे लिखिएगा गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो गुप्त संवत का शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया हुआ था। नेक्स्ट है गुप्त वंश की जानकारी किस पुस्तक में, किस पुराण में मिलती है? तो इसका जो आंसर मिलता है हम लोगों को किसमें? तो मत्स्य गुप्त वायु पुराण में। चलिए नेक्स्ट है पुराने की कुल संख्या कितनी है? पीछे भी हमने बताया था 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? इसका भी आंसर हमने बता दिया था। चलिए फाहियान किसके शासनकाल में मगध आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने कितने दक्षिण राजाओं को परास्त किया था? टोटल 12 दक्षिण के राजाओं को हराया था और उत्तर में 8 राजाओं को हराया था और टोटल 18 अट्टालिक राजाओं को परास्त किया था। आगे देखिए सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर पीछे हमने चर्चा किया था। सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? तो सिकंदर का। हेलेना किसकी पुत्री थी? इसकी भी चर्चा हमने करा था पीछे ही। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा सुदर्शन झील का निर्माण जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का शासन था। और सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो एक बार तो रुद्रदामन प्रथम करवाया था और दूसरी बार समुद्रगुप्त ने करवाया था। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश का शासक था ये। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था? जला दिया था। चीन की दीवार किसने बनवाई थी और क्यों? याद रखिए हुनों से आक्रमण के लिए चीन की जो एक राजा था जिसका नाम था सी हुआंग ती। क्या नाम रखेंगे? चीन का राजा जिसने चीन की दीवार बनाई थी, सी हुआंग ती। उसने जो है हुनों से आक्रमण से बचने के लिए अपना चीन की दीवार बनाई थी। चलिए एरन अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। अगला है गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो याद रखिए गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हमारे कमेंट में दीजिएगा। आगे है गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपये का कहा जाता था। नेक्स्ट
किस गुप्त शासक के समय 9 रत्न रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में प्राप्त होता है। किस गुप्त शासक ने 18 अट्टालिक राजाओं को परास्त किया था? समुद्रगुप्त ने। लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, है ना। और ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड जो है आपको गुप्त वंश का शासक था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज तक उसमें जो है जंग नहीं लगा है और ये भी एक शोध का विषय है। चलिए नेक्स्ट 82 नंबर, गुप्त वंश की शासनकाल कब से कब तक रही? इसकी कमेंट बॉक्स में आप हमको आंसर देंगे। नेक्स्ट है, गुप्त किसके सामंत थे? तो याद रखिएगा शकों के सामंत थे ये। गुप्त काल में भू राजस्व कर क्या थी? तो याद रखिए 1/4 या 1/6 था। ये क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फोकुओं की पुस्तक लेखक कौन थे? आगे लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर। मौर्य काल के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल के जो सिक्के होते थे उसको पन कहा जाता था। आगे है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव कण्व। चलिए दोस्तों अब 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप हमें बताएंगे। सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 463 BC में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 BC में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 563 BC में। अच्छा, इसके बारे में और एक चीज़ सिमिलैरिटी है दोनों में कि महात्मा बुद्ध के जो पत्नी थे उनका क्या नाम था? यशोधरा। और महात्मा बुद्ध की जो माता थी उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी और महामाया। और इनके महाप्रजापति गौतमी जो था इसकी जो मौसी थी माता उसको बोलते हैं। और महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है कि महावीर स्वामी के जो माता थी उसका नाम था त्रिशला। और महावीर स्वामी की जो पत्नी थी इसका नाम था यशोदा। और महावीर स्वामी के जो पुत्री था उसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी के जो जन्म हुआ था कितना में? चलिए महावीर स्वामी का जन्म कितना में हुआ था वो हमको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। आप सबको इस टोटल 91 क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया।